मैं सत्येंद्र गुप्ता डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल मनोविज्ञान के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान से अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था और सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था को पढ़ा था। शैशवावस्था का संक्षिप्त परिचय और कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए कोटेशंस को हम लोग पढ़े थे और आज उसी अवस्था यानी शैशवावस्था की विशेषताओं को पढ़ेंगे कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे विशेषताओं को लेकर के कि अवस्थाओं का जो वर्गीकरण हुआ है, हम जो पढ़ रहे हैं हम लोग और अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, 4 अवस्थाओं को इसने वर्गीकृत किया है। लेकिन जो अगर विशेषताओं के आधार पे हम वर्गीकरण करें तो विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण अलग अलग होगा और मनोवैज्ञानिकों ने भी अलग अलग वर्गीकरण किया है। लेकिन अगर कोई बालक, जैसे मान लीजिए ये अर्नेस्ट जोन्स हैं, अर्नेस्ट जोन्स ने शैशवावस्था को 0 से लेकर के 6 वर्ष तक माना है, लेकिन और बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक। लेकिन अगर इस 6 से 12 वर्ष में किसी बालक का जो विशेषता हो वो विशेषता शैशवावस्था से मैच करता हो तो हम कह सकते हैं कि वो बालक अभी शैशवावस्था में है। यानी अवस्थाओं का वर्गीकरण या अवस्थाओं की पहचान अगर सही दिशा में किया जाए तो हम विशेषताओं के आधार पे ही दोस्तों कर सकते हैं। तो आइए शैशवावस्था की विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जो विशेषता है वह है हमारा कल्पना जगत में विचरण। बालक जब शैशवावस्था में होता है, जब बालक जन्म लेता है, जन्म के कुछ समय बाद वह काल्पनिक जगत और वास्तविक जगत में अंतर नहीं कर पाता है। यानी जो चीजें काल्पनिक होती हैं उसको भी वह वास्तविक ही मानता है, वास्तविक जगत ही मानता है। जैसे अगर बच्चों को कार्टून दिखाया जाए उस कार्टून की दुनिया को ही वह वास्तविक जगत मान के चलता है, क्योंकि उसे इन दोनों में अंतर करना नहीं आ पाता है क्योंकि अभी बालक बिल्कुल इस कंडीशन में होता है कि चीजों को सही दिशा में नहीं जान पाता है, बल्कि कई चीजों को लेकर के उन दो अगर सेम चीजें मिल जाए तो उन चीजों में अंतर नहीं कर पाता है। अगला, पराश्रित होना। पराश्रित होने का मतलब क्या है? दूसरों पर डिपेंड होना, दूसरों पर निर्भर होना। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो पालन पोषण होता है उसका परिवार में होता है और वो परिवार के लोगों के ऊपर ही क्या होता है? डिपेंड होता है। परिवार के लोगों के ऊपर ही डिपेंड होता है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ के ऊपर ही डिपेंड होता है। और कहा भी गया है दोस्तों कि जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वह उसका परिवार होता है, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा बालकों को दी जाती है वो उसके परिवार के द्वारा ही मिलती है और प्रथम शिक्षिका उसके माँ को बोला गया है। और बाकी समय क्या होता है? लोगों, जो परिवार के अन्य लोग होते हैं उनसे बालक क्या करता है? घुलता मिलता है, उनसे जो भी चीजें सीखने के लिए मिलती है उनसे सीखता है। बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भ में उसका जो पोषण होता है वह माँ के शरीर के द्वारा होता है। गर्भ में जो पोषण होता है वह माँ के शरीर के द्वारा होता है और जन्म लेने के बाद बालकों का जो पोषण होता है वह पोषण परिवार के लोगों के द्वारा होता है। अगर बालक को कुछ दिनों बाद अगर बालक को मान लीजिए स्कूल जाने में देखते हैं कि बालकों को कोई स्नान कराता है तो कोई उसका बैग देता है, तो कोई उसकी किताबें रखता है, कोई उसका टिफिन तैयार करता है। यानी बालक ये सब काम खुद नहीं करता है। कोई टाई लगाता है, कोई बेल्ट लगाता है, ऐसे तमाम चीजों को आप देखते होंगे अपने रियल लाइफ में। तो बालक क्या करता है? उन चीजों को जो कि उसका खुद का काम है वह अपने नहीं करता है, बल्कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है कि जब तक वह लोग नहीं कर लेंगे तब तक हम तैयार होकर स्कूल नहीं जाएंगे। तो जो इस अवस्था की प्रमुख एक विशेषता है वह पराश्रित होना है, यानी दूसरों पर निर्भर होना है। अगले
विशेषता है जो दोस्तों वह है दोहराने एवं अनुकरण की प्रवृत्ति। दोहराने का मतलब क्या है कि कही हुई बातों को दोहराना, किसी भी कही हुई बातों को दोहराना। जैसे एक एग्जांपल मिले, अगर घर में एक बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी, अगर बालक के दादाजी लगेंगे, अपने उसके पिताजी को बुला रहे हैं, रमेश इधर आ, तो बालक भी क्या कहता है, रमेश इधर आ। क्या मतलब दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है। अब बालक को यह ज्ञान नहीं होता है कि इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाएगा, या मेरे ऐसा बोलने से किसी को कष्ट होगा, चाहे ऐसा मेरे बोलने से किसी को दुख होगा। वह उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन चीजों को करता है। यानी दोहराने की जो प्रवृत्ति है वह भी शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। और अनुकरण करने की प्रवृत्ति आप देखते होंगे शैशवावस्था में कि जिस तरह से बालक अपने आसपास लोगों को काम करते देखता है, सेम उसी प्रकार का काम करता है। यानी जैसे जैसे लोग काम करते जाते पीछे पीछे वह भी वैसा ही अनुकरण करते जाता है उनका, और उसी से सीखता है। इसलिए कहा भी क्या है कि अगर जन्म के समय जब बालक शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था तक बालकों को अच्छे संस्कार में रखा जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे वातावरण में दिया जाए, तो बालक को हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसा कि वाटसन ने कहा भी है, वाटसन ने अपने कोटेशंस में कहा भी है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं इसे जो चाहूं बना दूं, चाहे तो वकील, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे चोर, चाहे डाकू। यानी जिस परिवेश में रहेगा उसी परिवेश का वो बालक बन जाएगा। यानी अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है बालकों में वह सबसे अधिक होती है। अगला है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास, इस अवस्था में हम बता दें कि शारीरिक जो शरीर का विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। शरीर से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे अगर कहें तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वह 18 इंच होती है। बालक की जो लंबाई होती है 18 इंच होती है, जबकि इसका जो भार होता है अगर पाउंड में लें तो 6 से लेकर के 60 पाउंड तक होता है, और अगर किलोग्राम की बात करें तो 3 से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक का बालक होता है। और बात करें इसके मस्तिष्क के वजन का, तो जो मस्तिष्क का वजन होता है जन्म के समय वह 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। और बालक में टोटल जन्म के समय 270, यानी नवजात शिशु में पूछा भी जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि नवजात शिशु में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन वास्तविकता है कि जन्म के समय बालक में यानी नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती है। अभी आगे जो हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे कि 270 हड्डियों जो होती हैं वो बढ़ती हैं अभी, और जाके किशोरावस्था में घटना इनका प्रारंभ होता है, तब जाके 206 होती है। कैसे बढ़ता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यह कुछ जुड़े हुए तथ्य थे। कुछ और भी तथ्य है कि जन्म के समय में बालक में एक संवेग कौन सा होता है। तो जन्म के समय बालक में दोस्तों कोई संवेग नहीं होता है। जन्म के समय बालक में उत्तेजना होती है। आप कहेंगे कि अगर जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है तो जन्म लेने के बाद बालक रोता क्यों है? जन्म लेने के बाद वो बालक रोता क्यों है? यानी किसी चीज की कमी, किसी चीज का दुख होगा तभी तो रोता है, नहीं उसे अभी किसी चीज का नहीं पता रहता है बालक को कि ऐसा कोई दुख है, पीड़ा है, प्रेम है, अभी नवजात शिशु को नहीं पता रहता है, बल्कि वह एक उत्तेजना होती है, भूख लगने पे रोता है माँ के दूध के लिए। और या जब जन्म लेता है, एक बात और होती है एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि जन्म लेने के बाद तुरंत बच्चा रोता क्यों है? रोने से उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है, जिससे उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक का यह भी कथन है कि जन्म के समय बालक इसलिए रोता है कि रोते समय उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है, और हवा भरने से ही उसकी उस समय श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस समय जन्म के समय बालक रोता है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में तेजी, क्योंकि इस समय मानसिक जो विकास होता है वो अत्यधिक तीव्र गति से होता है। और कहा भी गया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। वैलेंटाइन का कथन है सीखने का आदर्श काल इसलिए होता है कि इस समय जो बालक होता है, जो नवजात शिशु होता है, वह
इस दुनिया में नया आया होता है, हर चीजों को अपने पास नया पाता है। जैसे दोस्तों, अगर हम कहीं पे जाते हैं और हमारे लिए कोई चीज अननोन रहता है तो सबसे पहले हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह है क्या चीज। तमाम सारी चीजों को जानना चाहेंगे, लोगों से पूछते हैं। इसी तरह से जब बालक आता है तो उसके सामने जो वातावरण होता है वो नया होता है, दुनिया जो होती है नई होती है और वह इन चीजों के बारे में जानने का प्रयास करता है, इसलिए वो अधिक से अधिक शैशवावस्था में सीखता भी है। अगला है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का मतलब क्या है? आदर करना, सम्मान करना किसी का। लेकिन आपने यहां पढ़ा है दोहराने एवं अनुकरण की प्रवृत्ति, तो बालकों में जब दोहराने एवं अनुकरण की प्रवृत्ति आ गई तो नैतिकता का अभाव पाया जाना जाहिर है, क्योंकि अगर दोहरा रहा बालक, जैसे आपको एक एग्जांपल हम बताया है कि अगर उसके पिताजी को उसके दादाजी नाम रख के बुला रहे हैं तो भी अपने पिताजी का नाम रख के बुलाता है, तो वह नैतिकता का अभाव ही कहा जाएगा, क्योंकि बालक को ऐसा करने में आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इन चीजों को नहीं जानता कि अभी नैतिकता क्या चीज है। अगला आत्म प्रेम की भावना। बालक को इस अवस्था में स्वयं से प्रेम रखने की सबसे बड़ी चाह होती है, वह यह चाहता है कि परिवार के सभी लोग मुझसे ही प्रेम करें, किसी और से नहीं। आपने देखा भी होगा, घर में दो बच्चे रहते हैं तो बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है कि नहीं उसको ज्यादा आप मान रही है माँ, हमको कम मान रही है। अगर एक को छोड़ करके दूसरे को गोद मान ले लेती है तो बालक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, यानी वह खुद को यह चाहता है कि सभी लोग हमसे अधिक से अधिक प्रेम करें। अगला मानसिक योग्यताओं का विकास। पिछले वीडियो में हमने बता भी दिया है कि गुडेनफ एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा क्या है कोटेशन में कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी 50% जो मानसिक विकास होता है वह 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, जबकि शैशवावस्था हमने बताया कि 0 से 6 वर्ष का है। दोस्तों जैसा कि जो बाल्यावस्था है अगले 6 वर्ष तक और किशोरावस्था है अगले 6 वर्ष तक, यानी टोटल 12 वर्ष का टाइम हो रहा है और उसके पहले आपका 6 वर्ष तक जो शैशवावस्था है। तो गुडेनफ ने क्या बताया कि शैशवावस्था में यानी 3 वर्ष के बालक में 50% जो होता है वह मानसिक विकास हो चुका होता है। बाकी अगला जो बाल्यावस्था 6 वर्ष है और किशोरावस्था 6 वर्ष है, बाकी का जो 50% है इन दोनों अवस्थाओं में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मानसिक दृष्टि से देखा जाए कि जो अवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% जो मानसिक विकास होता है उस शैशवावस्था में ही बालकों का हो जाता है। अगला जो है वह है काम प्रवृत्ति। आपको हम पिछले कोटेशन में बताए थे, वीडियो के कोटेशन में जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार था, सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी शैशवावस्था के बालकों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सिगमंड फ्राइड ने अपने बुक में लिखा है, अपने एक बुक में लिखा है। इसकी व्याख्या करते हुए बहुत से लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि आखिर अभी बच्चा नवजात है या अभी छोटा बच्चा है तो उसके अंदर ये काम प्रवृत्ति की भावना कैसे आएगी। तो उसने अपने बुक में लिखा है सिगमंड फ्राइड ने कि जब बालक माँ का स्तनपान करता है तो वह अपने हाथों से उसके स्तनों को दबाता है, यानी उसको ऐसा करने से आनंद की अनुभूति मिलती है। इसके आधार पर उसने बताया काम प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला जो है हमारा विशेषता है सामाजिकता का अभाव। अभी बालक जो पालन पोषण जो बालक का होता है वह परिवार में होता है। बालक अभी समाज से परे रहता है, समाज से दूर रहता है, इसलिए उसके अंदर सामाजिकता का अभाव रहता है, यानी समाज के कोई गुण अभी उसके अंदर विकसित नहीं होते हैं शैशवावस्था में। और एक चीज बताएंगे कि संस्कार, यानी बालकों का जो इस समय शैशवावस्था के जो बालक होते हैं उनके लिए संस्कार बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था है। तो अगर जिस परिवार का संस्कार अच्छा होगा, बालक अच्छे संस्कार का होगा, अच्छे चरित्र का होगा। अगर संस्कार उस घर का परिवार का सही नहीं होगा तो बालक भी बुरे गलत कार्यों को या बुरा असर बालक पे पड़ेगा, जिससे एक दूषित माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो शैशवावस्था के बालकों को देखभाल करने की सबसे पहली हम लोग की जो योजना रहेगी क्या रहेगी कि जो उसका माहौल है वह हम सही रखें।
माहौल को सही रखें, यानी बालकों के सामने जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वह सही करें, क्योंकि उस समय बालकों के ऊपर परिवेश का, वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वाटसन ने बताया भी है एक कोटेशन में कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं, चाहे चोर, डाकू या वकील या इंजीनियर। यानी जिस परिवेश में हम बालक को रखेंगे वो बालक का निर्माण उसी तरह का होगा। अगले स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है, तो हम बता भी चुके हैं अभी कि जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है, बल्कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना होती है। बालक जब जन्म लेता है, रोता है, तो रोने का जो क्रिया है वो उत्तेजना होती है। अगला है शैशवावस्था के अंत तक बालक में कितने तरह के संवेग विकसित हो जाते हैं, तो शैशवावस्था के अंत तक बालक में 4 प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा और ईर्ष्या। अगला है बच्चे का सबसे पहले विकास किस क्रम में होता है। बच्चे का सबसे पहले विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, यानी गर्भावस्था में जब गर्भ में बालक रहता है तो उसका जो विकास क्रम होता है वह सिर से पांव की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो जन्म के समय दोस्तों बालक के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यह आज के वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के संक्षिप्त परिचय पे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।